Okay, so let us start with the topic, the revolt of 1857. Previous video I have given up on the uh, rough idea what happened and what was the policy of the Britishers. Now we must read upon the things that were told about in the previous video. And so till here I told you that the process of British conquest of India and the consolidation of the British rule was accompanied by the resentment among the Indians. मतलब इंडियंस में इतना गुस्सा अब भर गया था ब्रिटिश कॉन्केस्ट की ऐसी पॉलिसीज़ को देख के जो ना उनके फ़ायदे में थी और उल्टा उनका नुकसान कर रही थी, और ना ब्रिटिशर्स उनको ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से जो भी था उससे आ रहा था, ना वो फ़ायदा कर रहा था उनको, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको उन लोगों को मतलब इंडियंस को अच्छा प्रोवाइड कर रहा था। तो वो इंडियंस इतना इन्फ्यूरिएट हो गए थे, इतना गुस्से में हो गए थे अगेन आफ्टर seeing such a policies that were implemented against the Indians. The popular discontent and the hatred against the English East India Company's administration, foreign rule gained strength, and the discontentment burst forth into mighty popular revolt of 1857. Yes, that have been told previously. Though it started as a mutiny of sepoys at Meerut on 10th May 1857, need to remember the date on which the revolt started. एंड द रिवॉल्ट सून इनगल्फ द होल ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे लगभग सारे स्टेट्स ने ऑक्यूपाई कर दिए थे ब्रिटिश कंपनी ने। और एंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, येस दैट्स ऑल द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट सच रिवॉल्ट. फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियन फार्मर्स, tribal groups and soldiers had risen in revolt against the ruthless oppression by the British. But unlike the 1857 revolt, the most of these uprisings were localized and very easily suppressed by the British. This was one of the main drawback. They might ask you the question, drawback of revolt, or why did India perform poor in revolt, or why did India not win in the revolt? The answer is that most of the uprisings were localized, यानी वो एक साथ अपराइज नहीं हुए थे। काफ़ी जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में अपराइज हुआ तो कल ईस्ट इंडिया में अपराइज होगा, परसों वेस्ट इंडिया में अपराइज होगा, और थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में अपराइज होगा। और ये ये क्यों था ऐसा कि कभी ईस्ट इंडिया रिवॉल्ट कर रही है, कभी नॉर्थ इंडिया रिवॉल्ट कर रही है, कभी ईस्ट रिवॉल्ट कर रही है, कभी वेस्ट कर रही है। वो लोग एक साथ अलग अलग स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स में रिवॉल्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो एक साथ रिवॉल्ट करें, नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स में रिवॉल्ट कर रहे हैं। कभी कभी कोई अपना अपना अराइज हो के अब अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, अलग अलग रिवॉल्ट हो रहा है, अलग अलग जगह से हो रहा है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश डिस्ट्रीब्यूट जस्ट ओनली दैट द मेन थिंग जो रह गई थी ब्रिटिश का, ब्रिटिश ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर आर्मी इनटू डिफरेंट प्लेसेस, एंड देन they because of the easy suppressed state of people, because कहीं लोकलाइज हुआ, तो कहीं पे रुक गया रिवॉल्ट थोड़े दिन के लिए, कहीं पे स्टार्ट हो गया तो वहाँ की आर्मी वहाँ चली गई। ऐसा ईजी था उनके लिए सप्रेस करना, क्योंकि उनके पास वेपन्स भी अच्छे थे, वारफेयर टेक्निक्स भी अच्छी थी, आइडियाज़ भी बहुत सारे थे वॉर के कि मतलब कैसे सप्रेस किया जाए, अच्छे आइडियाज़। अनलाइक द यहाँ पे पीपल जो थे, यहाँ पे किसी एरिया में सोल्जर्स की कमी थी, आइडिया की कमी थी, वॉरफेयर की टेक्निक्स की कमी थी, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल वर लोकल पीपल भी थे, इन्वॉल्व थे, मोस्ट ऑफ द लोकल पीपल वर इन्वॉल्व्ड, और उन्हें ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था। बस उन्हें एक ये था कि येस वी नीड अ फ्रीडम now it's over after 100 years of British rule. It was 100 years, उनके हिसाब से 100 years हो गए थे, इंडिया के हिसाब से 100 से भी ज़्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली वो 1600 में ट्रेड करने के लिए 100 शुरू के 100 साल तो 100-150 साल उन्होंने ट्रेड किया। लास्ट के कुछ सालों से इन्होंने, लास्ट के कुछ 100 या 150 सालों से इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर किया। दैट्स वाई नाउ इट वॉज 100 years कि अब हमें फ्री होना है, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वी नीड नॉट, उनका बस ये था कि हमें अब और इनका रूल और नहीं चाहिए, अब हमें बस वी नीड अ फ्रीडम। और इसी चक्कर में इन्होंने रिवॉल्ट करा, बट सिर्फ ये हुआ ड्रॉबैक था कि ये लोकलाइज था, इसलिए यहाँ पे
हुआ नहीं, वरना इसलिए यहाँ पे सक्सेस नहीं मिली, वरना हमारा भारत बहुत पहले आज़ाद हो जाता अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल या फिर कोई भी मतलब ऐसा रूल। तो सो मेन कॉज क्या था? डिसकंटेंटमेंट एंड हेट्रेड अमंग्स द ब्रिटिश। दैट इज़ द की वर्ड दैट मस्ट बी आंसर्ड इन, दैट मस्ट बी रिटन इन योर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिवॉल्ट। अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो दीज आर द की वर्ड्स। द डिसकंटेंटमेंट एंड हेट्रेड अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन गेन्ड स्ट्रेंथ, and you must remember the date when it started at Meerut on 10th May 1857। म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज स्टार्टेड। म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज का मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारे सिपाहीज यानी बहुत सारे सोल्जर्स, उस वक्त मतलब सिपाही जो होते थे, हिंदी में वी यूज टू से सिपाही, एंड द इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन दे ट्रांसलेट, व्हेन द इंग्लिश सोल्जर्स और द ब्रिटिशर्स ट्रांसलेट दिस इनटू द हिंदी लैंग्वेज, दे कॉल्ड इट एज सिपाही, एंड दैट्स वाई दे कॉल्ड इट एज अ म्यूटिनी ऑफ सिपाही। एंड मतलब बहुत सारा सोल्जर्स का झुंड एक साथ ब्रोक आउट हो जाए, एक साथ एकदम से आक्रमण कर दे, एक साथ एकदम से हमला कर दे, एंड दैट इज़ नोन एज म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज। एक साथ मिलजुल कर बहुत सारे, एक साथ मिलजुल कर अपोज करना और या लड़ना, and Mutiny of Sepoys at Meerut on 10th May 1857। Okay, need to remember the date. So coming upon the causes of the Great Uprising, इतना आप लोग को hope you must have understood this much thing, including the rough plot. So coming back to the point, causes of the Great Uprising of 1857. Great Uprising was not the result of any particular cause. To understand these causes, we must understand the history of the preceding century. वही history है, political causes, discontentment of the ruling section, subsidiary alliance and doctrine of lapse का मेन था। The East India Company itself established in India as a trading company. Yes, previously I told you सिर्फ ट्रेड करने आए थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करने, कपड़ों का वर्क करने, और जो क्रॉप्स जो वहाँ उगती हैं नहीं हैं वो यहाँ जो उगती हैं उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने, ये सब करने आए थे। बट उन्होंने एकदम से अपने आप को जब चेंज किया पॉलिटिकल सिस्टम में, दे एम टू अज्यूम पॉलिटिकल पावर एंड ओपनली इंटरफेयर्ड, एंड बिकॉज they were no longer satisfied and they openly interfered into the political internal matters। एकदम से उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई ऐसा हुआ मतलब रूल करते करते वो थोड़े एंग्शियस हो गए, एम्बिशियस हो गए, एंग्शियस रिगार्डिंग द इनसिक्योरिटी दे वर फीलिंग कि हम लोग यहाँ स्टेबल नहीं रह पाएंगे अगर हमने रूल नहीं किया, उनका ये सोचना था। और उसके बाद वो थोड़े एम्बिशियस भी हो गए कि अब हम लोग को यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ के पीपल, दे थॉट दैट यहाँ के पीपल बहुत कमज़ोर से हैं और राजा जो है उन्हें आपस में लड़वा देंगे। वो आपस में एक दूसरे के प्रति दे सेंट देयर ओन spies in every 2 states or 2 or more states, and then they make themselves to fight a war against each other। और ऐसे करते करते उनका ambition बढ़ता चला गया, and वो पॉलिटिकल इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते चले गए। और एक टाइम ऐसा है जब वो एज अ राजा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने। दे इंट्रोड्यूस वेरियस मेथड्स ऑफ एनेक्सेशन सच एज सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ दीज टू हार्श पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स were used as a catalyst or the promoter in the chemical reaction known as the independence of war, यानी war of independence, यानी Great Uprising of 1857। they were used as a promoter that promoted the fact that after the introduce of these such two harsh policies, the infuriated people में ऐसा था कि हाँ कि हमें अब लड़ना है थोड़ा, मतलब इसके आवाज़ उठानी है। लेकिन इन 2 पॉलिसीज़ के बाद थोड़ा सा और उनमें थोड़ा डिसकंटेंटमेंट और मतलब हेटरेड और इन्फ्यूरिएट और हो गए वो। और द सब्सिडरी अलायंस वॉज एन अग्रीमेंट दैट वॉज बाय लॉर्ड वेलेस्ली। प्लीज़ राइट डाउन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस। It was introduced by Lord Wellesley, which the British concluded with many Indian rulers। बहुत सारे इंडियन रूलर्स के साथ इन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। एंड द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट देयर रूलर्स फ्रॉम अटैक बाय अदर्स। इन रिटर्न द रूलर्स गेव अवे मैनी ऑफ देयर पावर्स टू द ब्रिटिश एंड बिकम लैर्डली डिपेंडेंट ऑन देम। ये सबसे बड़ा कॉज था कि अगर रूलर्स को मतलब उन्हें इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए था, इतनी सारी पावर्स उन लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। एटलीस्ट दे मस्ट हैव नॉट साइन द सब्सिडरी अलायंस एंड दे मस्ट नॉट हैव लूज इन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट येस दे साइन द सब्सिडरी अलायंस एंड येस द वॉर टुक प्लेस। सो
द सब्सिडरी अलायंस में ऐसा था कि लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड इट, एंड देन द ब्रिटिश कंक्लूडेड, ये बहुत सारे इंडियंस के साथ साइन किया, और इसमें सब्सिडरी अलायंस एक बहुत ही हार्श पावर थी. So yes, the subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley, and इसमें क्या था, यहाँ पे ज़रा दे नहीं रखा है, बस इसमें ये था कि ये कहा जाता था नॉन इंटरवेंशन गवर्नमेंट. लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और नॉन इंटरवेंशन गवर्नमेंट, इसमें क्या होता था कि जो रूलर्स थे दे मस्ट हैव टू गिव वन सब्सिडी, और द कोई भी पीस ऑफ लैंड ब्रिटिश के नेम में देना था. उसकी आर्मी अपने पास रखनी होती थी, अपनी आर्मी जो खुद की उस स्टेट की या उस राजा की जो अपनी खुद की आर्मी थी उसको डिसबैंड हो जाती थी, और उसके बदले में वो सब्सिडी भी पे करते थे. और एक सब्सिडी एज अ सब्सिडी उन्हें एक लैंड भी देना पड़ता था अपना, या कोई भी पीस ऑफ लैंड देना पड़ता था. और वो वहाँ पे एक ऐसी एकदम एज अ डिपेंडेंसी हो जाती थी उस रूलर की डिपेंडेंसी हो जाती थी कि मतलब जो सारा था वो सब अपना दे देता था अपना, और बाकी जो, क्योंकि वो एक सिर्फ पपेट चीज़ थी बाकी की, वो वहाँ सिर्फ एक नॉर्मल की तरह रह रहा है. मतलब वहाँ पे ऐसा कोई अब उसका राज्य नहीं बचा उसके हाथ में, क्योंकि वो उसका राज्य भी उन ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और वो सब्सिडी देता था, और रूपीस ऑफ लैंड या वो उसका खुद का लैंड भी चला जाता था, और आर्मी चली जाती थी, क्योंकि जो मेन राजा की जो मेन पावर होती है वो खुद की आर्मी, वो आर्मी तक चली जाती थी. एंड देन ही यूज्ड टू मैनेज द ब्रिटिश आर्मी, उसके सारे फाइनेंसेस सब कुछ, और वो उसकी अपनी आर्मी डिस्बैंड हो जाती थी, और ना अब वो रिवॉल्ट करने के लायक बचता था. तो दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ सब्सिडरी अलायंस. इट वाज वेरी हार्श पॉलिसी, और ऐसे ही थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसमें क्या होता था, एक इंडियन रूलर अगर विदाउट एनी नेचुरल हियर डाई हो जाता था, मतलब डाई मर जाता था, तो उसका जो किंगडम था, इंडियन किंगडम वुड ऑटोमेटिकली लैप्स टू द ब्रिटिश. वो इंडियन किंगडम और अपने आप ब्रिटिश के हाथों में आ जाता था. एंड एन अडॉप्टेड हियर कुड नॉट बिकम द रूलर ऑफ सच अ स्टेट. एक अगर मान लो कोई राजा है, इंडियन राजा, उसके कोई बच्चा नहीं है अपना, और रादर ही वुड लाइक टू अडॉप्ट, मीन्स वो एक अडॉप्शन पॉलिसी में जाता था कि नो वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड नहीं, और बाकी वो अडॉप्शन पॉलिसी या बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम ही डिड नॉट हैव हैड एनी चाइल्ड, एंड वो अडॉप्शन पॉलिसी के थ्रू अपना एक कोई बच्चा गोद ले लेता था. देन ऑटोमेटिकली द ब्रिटिश gave out some a policy named Doctrine of Lapse, in which that adopted here would not be the exact or the exact heir of that kingdom. And that's why, because of not having a natural heir, that मतलब एक सही डिसेंडेंट, एक नेचुरल डिसेंडेंट नहीं होता था, इसलिए वो किंगडम ब्रिटिश के हाथ में ऑटोमेटिकली चला जाता था. और ऐसा किंगडम में कौन कौन से स्टेट्स आते थे, सतारा, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर. झांसी में महारानी झांसी की रानी ऑफ लक्ष्मीबाई, उनका एक अडॉप्टेड सन था. और बाकी आई थिंक जो नाना साहेब थे, ही वॉज ऑल्सो द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू. येस, आई थिंक दैट वाज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो वो भी अडॉप्टेड थे, और झांसी, रानी ऑफ झांसी के जो रानी लक्ष्मीबाई का जो सन था वो भी अडॉप्टेड था, क्योंकि उनका जो नेचुरल जो हियर हुआ था, जो अपना बेटा हुआ था, वो ही डाइड एट अ वेरी स्मॉल एज बिकॉज ऑफ some health issues. That's why she adopted a son, and while on the other hand Nana Sahib was also adopted son. So उनके प्रति भी ये लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जारी कर दिया था. और फिर उसके बाद ये दो पॉलिसी, जस्ट रिमेंबर, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सब्सिडरी अलायंस वाज बाय लॉर्ड वेलेस्ली and डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज by Lord Dalhousie. So next point is disrespect shown to Bahadur Shah. Yes, that previously I told you about Mughal empire के जो emperors थे, वो भले ही big थे, लेकिन it was big Mughal empire, बहुत टाइम से रूल करना था, उसके बहुत ग्रेट राजास थे, ये मतलब मुगल रूलर्स थे. तो उनके प्रति भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट शोन करी. The house of the Mughals was also humbled when the English announced that after the death of Bahadur Shah II, not the Zafar, Bahadur Shah II,
the Mughals would lose the title of kings. Yes, in the hierarchy chart, whenever you will see there is Bahadur Shah too. I think after Aurangzeb, या औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स आए उसमें बहादुर शाह टू भी था. और उसके बाद बहादुर शाह टू के बाद भी कुछ रूलर्स आए. आई थिंक देयर वाज जहांगीर टू, आलमगीर. जहांगीर was also another two. Jahangir too was also one of the rulers. Alamgir was also rulers. Akbar too was also the rulers. And then उसके बाद इतने सारे रूलर्स के बाद आए बहादुर शाह जफर was the last descendant of the Mughal Empire. तो बहादुर शाह टू के बाद इन्होंने क्या अपने आप मतलब अपनी मर्जी से दे गेव द टाइटल, दे गेव द और पास द रूल और दे गेव द थिंग इन द दैट द मुगल्स वुड लूज देयर टाइटल ऑफ किंग्स. भाई कैसे, हाउ दे विल लूज द, मतलब विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी थिंग, बिकॉज दे आर द रियल डिसेंडेंट्स, सो दे मस्ट कंटिन्यू द रूल while and while British on their own self on their own self insecurity feeling. That's why they to lose the kingdom, that's why they passed on the rule, that they will now rule, and no, and other kings after the death of Bahadur Shah II or descendants of Bahadur Shah II are not the kings, and they will lose the title of kings. और फिर उनके सक्सेसर्स को रेड फोर्ट भी खाली करना पड़ेगा, दिल्ली खाली करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दैट वाज द मेन दिल्ली पार्ट, and it hurts the sentiments of Muslims के hurt. Yes, obviously that will hurt the sentiments of Muslim, and it has been rightly remarked that the increase in the disrespect obviously इतने बड़े राजा को, इतने बड़े एम्पायर को, मुस्लिम एम्पायर उस वक्त मतलब मुगल एम्पायर जो था, जो 15 रिवॉल्ट ऑफ मतलब जो पानीपत बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 15 में, आई थिंक इट वाज, हाँ 15 में हुआ था, 1550s में या 1530s में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द डेट, हाँ 15s में लेकिन हुआ था, अर्ली 15s. और उसमें इतना बड़ा राज्य जो 300 पिछले 300 सालों से राज्य कर रहा है, आ रहा है, उसको उन्होंने हटा दिया अपनी मर्जी से. तो दैट वुड ऑलरेडी, और क्योंकि उनका अपने आप में फेथ था, हमारे इंडियंस का फेथ था मुस्लिम एम्पायर में, बिकॉज इट वाज रूलिंग सिंस लॉन्ग, मुगल एम्पायर वाज रूलिंग सिंस लॉन्ग. तो अपने आप एक इतना बड़ा राजा, एक राजा पे फेथ हो जाता है, वो पूरी सल्तनत पे फेथ हो जाता है. तो वो फेथ भी उन्होंने हटाया, मुस्लिम्स का फेथ भी उन्होंने पूरा मतलब हटा दिया, सेंटिमेंट्स दोनों मुस्लिम्स के और इंडियंस, बाकी सारे इंडियंस के सबके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया उन्होंने. और उनके सक्सेसर्स वुड हैव टू वेकेट द रेड फोर्ट. सक्सेसर्स को कहा कि रेड फोर्ट भी खाली कर दो. क्यों, वाई, बिकॉज विदाउट गिविंग एनी अप्रोप्रिएट रीजन, एंड शोन बाय द इंग्लिश टू द एम्पायर इंक्रीज द एवर्जन ऑफ द इंडियंस फॉर द ब्रिटिश. ऑब्वियसली हाँ, किसी के भी राजा को आप ऐसे हटा दोगे तो वो अपने आप ही डिसकंटेंटमेंट और हेटेड उनके लोगों के प्रति बढ़ जाएगा. ओके, सो दिस वॉज द इमेज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बहादुर शाह, means Bahadur Shah Zafar, last Mughal emperor. Picture based question might come in pre-board examination or even in board examination. Picture based Lord Dalhousie पे रहते हैं कि what were the policy given by him question आ सकता है, या फिर ये बोला जाता है recognize him का question आ सकता है, and to describe his policy आ सकता है, डिस्क्राइब हिज पॉलिसी, और जो भी स्टेट्स उसके अंडर थे, स्टेट्स अंडर पॉलिसी आ सकता है, लाइक दिस क्वेश्चन में अराइज. और बहादुर शाह जफ़र पे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिकॉग्नाइज हिम, और व्हाट वाज द नेम, वाज हिज नेम गिवन टू हिज एम्पायर, हाउ ही डाइड, मतलब अभी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, हाउ ही डाइड ये भी आ सकता है क्वेश्चन. और वेयर वॉज ही केप्ट एज आई ब्लाइंडेड, मतलब आँखों पे नज़र बंद कर दिया था, यह कहाँ केप्ट किया था, रंगून, इसका आंसर है रंगून, लेकिन वो आप बाद में पढ़ेंगे ये सब. और तो मतलब व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बहादुर शाह जफ़र इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो सब आगे है. और इसके और बहादुर शाह जफ़र के व्हाट वाज द कॉज रिगार्डिंग द बहादुर शाह जफ़र एंड देयर डिसेंडेंट्स इन द फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट माइट कम. ओके, सो इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब एंड रानी ऑफ झांसी, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाना साहेब का भी अडॉप्टेड थे, बाजीराव टू, अच्छा हाँ, पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब. और उनकी डेथ के बाद इंग्लिश पीपल जो थे, जो ब्रिटिश राजा थे, वो इंग्लिश पीपल ही कहा उन्हें, एंड टू एक्नॉलेज नाना साहेब को एक्नॉलेज नहीं किया एज रूलर ऑफ मराठा. दे टोल्ड कि ना, यू आर नॉट द रूलर ऑफ मराठा बिकॉज यू आर द अडॉप्टेड सन, एंड दैट्स वाई
वॉज सच अ पॉलिसी, बिकॉज तो फिर मतलब नेचुरल हेयर्स का और अडॉप्टेड सन का कोई ऐसा, जब रूलर जिसने अडॉप्ट किया है उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, सो वाई दे आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नेचुरल हेयर एंड द अडॉप्टेड हेयर ऑन देयर ओन on their own mind? Why are they doing so? And same they did with Rani of Jhansi. उनका adopted son था, तो उसके प्रति भी उन्होंने ऐसा साजिश रचने की कोशिश करी, and they became sworn enemies of the English. और इसलिए वो दोनों मिलके वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन नाना साहिब और रानी ऑफ झांसी, they shook hands with each other and they made themselves as the sworn enemies, or the very cutter enemy, no, the word they will use of the English, against the English people. And then the annexation of Awadh, very important point. Annexation of Awadh in 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh to the companies Romanians on the pretext of alleged misrule. Alleged misrule yani alleged misrule, I think it's here, R need to be added. So मतलब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया 1856 में कि नवाब वाजिद अली शाह तो डिस्पोज कर दिया उन लोगों को, इनको डिपोज कर दिया। उनकी डेथ के बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ अवध होना चाहिए, क्योंकि नवाब तो रहे नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने और ऊपर से ये पॉलिसी भी दी थी लॉर्ड डलहौजी ने कि देयर इज़ अ वेरी मिस रूल, मतलब मिस रूल हो रहा है, जब नवाब नहीं है तो मिस रूल होगा। मतलब उन्होंने ऑन देयर ओन दे सेड दैट दे विल बी अ मिस रूल पॉलिसी, एंड सो द डायरेक्टर्स को, एंड देन रिगार्डिंग दिस द कोर्ट डायरेक्टर्स ऑल्सो गेव द thing that कि okay, you can complete go on a complete annexation of Awadh. Why so? And the annexation of Awadh was certainly a case of high-handedness on the part of the company. The British seem to have broken promises pledged. उन्होंने चलो एनेक्सेशन भी कर दिया। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो अपने वादे किए थे, अपने प्रोमिस किए थे कि वो भी नवाब की तरह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, एंड दे विल ब्रिंग आउट वेरी गुड पॉलिसीज़ फॉर द पीपल ऑफ अवध, एंड दे विल टेक गुड केयर ऑफ द ब्रिटिश means the people of the Awadh, and they will be very safe, and they will be in full security, and they will मतलब ऐसा टैक्स वगैरह भी अच्छे से होगा, सब अच्छे से हैंडल होगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी। बट द आफ्टर द रूल, मतलब जैसे एज सुन एज दे केम इन टू द क्राउन, देन they forgot about everything, and they did not pay any heed to the higher land revenue taxes and additional taxes on food houses। मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो, या फिर सोल्जर्स का हो प्रॉब्लम, या फिर एनी ऐसा जॉब्स का प्रॉब्लम हो कि जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, और बाकी उसकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हो, अवध की फाइनेंशियल या फिर कोई भी सोशल कंडीशन हो, वैसे दे डिड नॉट पे एनी हीड। उसके बाद सब भूल गए। एंड द डिसोल्यूशन ऑफ नवाब अवध आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3000 ऑफ नोबल्स आउट ऑफ जॉब्स। देखो जॉब के बाहर भी फेंक दिया उन लोगों को, मतलब निकाल दिया, और लेकिन दे डिड नॉट पे एनी हीड। इफ़ यू आर मेकिंग एनीवन आउट ऑफ द job, then you should also pay to the people whom you are making out of the job also, until they find another job for themselves, and that was the thing that British did not do at all, and British confiscated the estates of the Tolakdas or Zamindars who became opponents of the British rule। and yes, Tolakdas main मतलब जो main जमींदार थे, जो मनी लैंडर्स वगैरह थे, they became the means the sworn enemies of the English people। और होंगे भी क्यों नहीं, बिकॉज उन्होंने उनकी पॉलिसीज जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे, और अवध की कंडीशन डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही थी, अच्छी नहीं हो रही थी। एंड द कंपनी सिपॉइज वर वर्स्ट अफेक्टेड, and they did not like their homelands coming under foreign rule। yes, कौन चाहेगा, who will let themselves their land come into or get annexed by any other policy, government policy, or by any other government। and it also affected their financial position, and they had to pay higher taxes on the land their families held in Awadh। बहुत हाई टैक्स हो गया था, बहुत बढ़ गया था, और इसके चक्कर में जब हाई टैक्स देंगे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो वहाँ लोग रहते थे बिगड़ने लगी, इम्बैलेंस हो गया,
और फाइनली उसकी जो पूरी कंडीशन थी, एक अवध के चक्कर में मैनी ऑफ द आसपास के जो स्टेट्स वगैरह के जो मतलब पार्ट्स थे वो सब अफेक्ट हुए, बिकॉज इफ़ वन विल बी अफेक्टेड देन मैनी अदर विल बी अफेक्टेड। और उसकी कंडीशन को जानने के बाद बहुत सारे पीपल में इन्फ्यूरिएट हुए, बहुत सारे लोग एंग्री हुए, और फिर बात रिवॉल्ट तक गई। एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवरेनिटी मीन्स कि जो ब्रिटिश रूलर थे वो इफेक्टेड, ब्रिटिश रूलर ने जो एट अ डिस्टेंस, मतलब ब्रिटिश रूलर ने क्या करा, एक रफ आइडिया मैं इसका जल्दी से बताती हूँ। ब्रिटिश रूलर ने क्या किया, ब्रिटिश रूलर यहाँ पर रह के रूल नहीं करते थे, एक कंपनी के थ्रू, इंग्लैंड के थ्रू रूल कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू तो रूल हो रहा है, लेकिन जो मेन राजा बैठे हैं वो इंग्लैंड में बैठे हैं, वो वहाँ से रूल कर रही हैं। मतलब आई थिंक क्वीन की बात हुई यहाँ पे, क्वीन वहाँ से रूल कर रही हैं थ्रू कंपनी का। और यहाँ पे और बाकी जो मुगल्स थे, बाकी अगल जो अलग जो सल्तनत आई थी बीच में, डायनेस्टीज़ इतनी सारी, और जो इतने सारे और बाकी मुगल एम्पायर जो थे सारे यहीं पे रह के रूल करते थे। एंड दे यूज्ड टू लिव हेयर इन इंडिया ओनली, एंड इंडिया के लोगों को बेनिफिट बाकी करवाते थे, और बाकी और इर्रिस्पेक्टिव दैट ब्रिटिश नेवर डिड एनी बेनिफिट टू इंडिया। and while their rulers also lived not in India, and while they lived in इंग्लैंड एंड रूल थ्रू कंपनी इन इंडिया। और ये बात थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया इंडियन पीपल में कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे रूलर नहीं है जो एग्जैक्ट होने चाहिए। और अदर फैक्टर्स ये थे कि डिक्लाइन टू ट्रीटीज़ कर ली इन लोगों ने, और फिर ट्रीटीज़ का वो डिक्लाइन भी कर लिया। जो बुरी ट्रीटीज़ थी दैट एग्जिस्टेड, बट द गुड ट्रीटीज़ थोड़ा सा भी जो थोड़ा बेनिफिट देना था किसी भी ट्रीटी में, दे डिक्लाइन दोस ऑनर्स, दे डिक्लाइन दो ट्रीटी में जो भी स्टेटमेंट्स थे। And India was treated with contempt, and they excluded from every sphere of the administration. Means if in a treaty, some of the group of Indian people are also expected to give some part of the administration, then they were also excluded from any part of the administration. उनको भी administer, Indian people को तो बिल्कुल हटा दिया था, administer बिल्कुल करना ही नहीं देते थे। Only every sphere of Indian administration were given handled by ब्रिटिश पीपल। एंड एट द एंड बिफोर 1857, थोड़ा टाइम पहले ही बिल्कुल एकदम देखा हमने भी नोटिस दैट कि सारा इट वॉज सिस्टम ऑफ ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश हैंडल्ड द होल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। Defeat of British Army in Afghan War, myth of British supremacy was shattered. Yes, it was a myth. It was a myth means British ने फैलाया था पूरे में British supremacy का, कि ब्रिटिश सुपीरियर थे बहुत, और मतलब उन्हें डिफ़ीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को उन्होंने एनेक्स किया था, और जिससे पता चल गया था कि शायद अब उन्हें डिफ़ीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बीच बीच में इंडियंस थोड़ा एंशियस हो जाते थे कि शायद हम उन्हें डिफ़ीट ना कर पाएँ, इसलिए हम रिवॉल्ट नहीं कर सकते एकदम से, मतलब इन्फ्यूरिएटेड तो थे अंदर से, लेकिन लगता था कि शायद वो रिवॉल्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ब्रिटिश सुपीरियर है, उनके पास काफ़ी अच्छे आर्मामेंट्स वगैरह हैं, तो शायद हम हरा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट द फर्स्ट अफगान वॉर इन विच दे वर कम्प्लीटली शैटर्ड, बहुत बुरी तरह का हार गए थे, तभी से उन्होंने दे स्टार्टेड टू प्लान अबाउट द रिवॉल्ट। एंड द वेग एंड फ्लोटिंग रूमर्स दैट द ब्रिटिश केम टू पावर इन 1757, येस, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, लेकिन फर्स्ट बैटल जो उसने लड़ा था बैटल ऑफ प्लासी एंड कैलकटा में आई थिंक, एंड देयर रूल वुड एंड टू एंड इन 1857 तक 100 साल हो गए थे, और अब 100 साल बाद नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम। अब आई थिंक ब्रिटिश रूल का टाइम आ गया है एंड होने का, दैट वाज देयर इंडियंस पॉलिसी एट दैट वेरी मोमेंट, एंड एडेड फ्यूल टू द फायर। So people believed that the time had to come for the British rule to end. Now, if the question may arise, what was the first war fought by the British against the Indian people? That was the Battle of Plassey. And what was the war against the freedom that Indian people revolted against the British? That was the revolt of 1857, the first war of independence, or the Great Uprising of 1857. Social and religious causes. Fastly we will go through social and religious causes. Interference with social customs, यानी social and religious causes इंडिया के थोड़े उस वक्त के yes, it was थोड़े outdated थे उस वक्त, people थोड़े narrow minded थे, और बहुत उनका मतलब ऐसा था कि ऐसा सती प्रथा वगैरह था, विडो मतलब कोई लड़की हो जाती थी तो उसकी ऐसा सोचा जाता था, मतलब माना जाता था कि विडो की अब शादी नहीं होगी, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वो जो लड़की हो जिसके हस्बैंड की डेथ होगी, दैट शी विल ऑल्सो बर्न हर सेल्फ देयर इन द ऑन द
on the dead body of husband, or she will sit on the dead body on the husband, and she will also burn herself in the fire given to the husband. And बाकी चाइल्ड मैरिज सबसे बड़ा कॉज था कि और बाकी नो नैरो माइंडेडनेस कैसे शो होती थी कि अगर गर्ल बर्थ है किसी गर्ल की, एक किसी बच्ची की बर्थ हुई है, तो वो एक मिसफॉर्च्यून कंसिडर करा जाता था, एंड शी वॉज कंसिडर्ड एज द मीन्स अ हैवी लोड ऑन द पेरेंट्स, मतलब एक बोझ समझा जाता था. दैट वॉज द नैरो माइंडेडनेस. और बाकी ये सब, और ये मतलब एक प्लॉट मैंने आपके बांधा कि ऐसा था वहाँ पे. अब बाकी तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा, एक अच्छा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने इंटरफेरेंस तो करी, लेकिन उन्होंने पास करे जो लॉ दैट वर वेरी मीन्स सही थे, जो ख़त्म करते थे ओपन मतलब नैरो माइंडेडनेस ऑफ द पीपल, और उसको कन्वर्ट करना चाहते थे ओपन माइंडेडनेस कि हाँ अब यू नीड नॉट टू बी आउटडेटेड. ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, इंडियन पीपल नीड नॉट टू बी मोर आउटडेटेड. और उनके रिलीजियस जो पॉलिसीज़ हैं वो आउटडेटेड हैं, तो उनको नीड नॉट टू बी मच आउटडेटेड, उनको अब हटाना चाहिए हम लोग को. और इसलिए उन्होंने एक्ट पास किए दैट वर वर्दी. बट स्टिल द इंडियन पीपल गॉट इन्फ्यूरिएटेड बिकॉज वो उनके प्रथा के खिलाफ था, तो उन्होंने उसके प्रति उन्होंने कदम उठाया. बट दैट वॉज स्टिल नॉट गुड, क्योंकि जो एक्ट थे वो अच्छे थे, थोड़ा सही थे. वो इंडियन जो गंदे आउटडेटेड सिस्टम थे उसको अच्छा करना चाहते थे, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू इंडियंस ऑफ दैट टाइम दैट वॉज कंसिडर्ड अ बैड एक्ट. So let us read about it. British openly interfere in religious customs of the Indian and ignoring the sentiments of the people. Sentiments of the people मतलब people अपने customs और religious customs के साथ बहुत emotionally attached भी थे, तो उनको hurt किया. तो 1829 एक्ट ऑफ अबॉलिशिंग सती तो आपको पता ही है, मीन्स विलियम बेंटिंक ने एक्ट पास किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय. प्लीज़ राइट इट. विलियम बेंटिंक ने एक्ट पास किया था, और जिसमें एक इंडियन का ही हाथ था, एंड ही वॉज वेरी गुड फॉरवर्डेड माइंड मैन, वेरी इंटेलिजेंट नॉलेज पर्सन. उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से किया था. काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंड 2 लॉज 1832 और 1850 में भी पास हुए थे, जिसमें क्रिश्चियन जो पीपल इंडियन पीपल जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, तो वो लॉ भी इन्होंने पास कर दिया था. और विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1857 में पास हुआ था कि जो विडोज़ हैं उनकी मैरिज होगी दोबारा. ऐसा नहीं है कि मतलब विडोज़ को पहले बहुत मतलब ऐसा समझा था ना, एकदम सोसाइटी से अलग समझा जाता था, उन्हें मतलब कहीं ऐसे खाने पीने पूरी कम्युनिटी के साथ नहीं दिया जाता था, वो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे. दे यूज़ टू वेयर अ वाइट साड़ी ओनली, एंड दे यूज़ टू लिव अ वेरी डाउन ट्रोडन लाइफ विद अदर विडोज़. एक अलग सेंटर बना दिया था उनका, और मीन्स दे वर ट्रीटेड एज अछूत काइंड ऑफ थिंग दे वर ट्रीटेड. तो उस चीज़ को डालने के लिए विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था 1856 में. So 1829 में it was passed. The Sati Act was passed 1829 विलियम बेंटिंक, एंड 1832-1850 में क्रिश्चियन कन्वर्ट्स प्रॉपर्टी जो थे इनहेरिट कर पाएंगे. इनहेरिट मतलब क्रिश्चियन कन्वर्ट्स प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाएंगे, लेकिन इंडियन अपोज्ड बिकॉज दे डिड नॉट वांट एनी क्रिश्चियन कन्वर्ट टू इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी. इवन इफ देयर ओन चाइल्ड कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियन, दे डिड नॉट वांट देम टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी. ओके, एंड एंड द विडो रीमैरिज एक्ट एंड 1856 में पास हुआ, और उसी के बाद ही इतने इन्फ्यूरिएट हो गए इंडियंस की, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया. मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़, जो क्रिश्चियन पीपल थे वहाँ के, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया आए, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया इंडियन लैंग्वेज में, और इन्होंने समझा हमारे इंडियन पीपल ने कि वो शायद हमारे सारे बच्चों को और सारे जनरेशन जो चल रही है और या आने वाली को वो क्रिश्चियन बना देंगे, इंग्लिश बना देंगे, इसलिए वो बाइबल को इंडियन में कन्वर्ट करें. बट दैट वाज मतलब थोड़ा ये तो मतलब एकदम नैरो माइंडेडनेस हो गई इंडियंस की उस वक्त की. और दीज मिशनरीज ऑफन कंडेम्ड हिंदू एंड मुस्लिम outdated
हर्टिंग द सेंटिमेंट्स। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज की भी गलती थी कि वो हिंदू मुस्लिम को आउटडेटेड समझते थे कस्टम्स को, जबकि मतलब दे शुड रिस्पेक्ट, मतलब एवरी कस्टम हैज़ देयर ओन, मतलब अच्छाई सब में अपनी अपनी होती है, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट एवरी कस्टम, एवरी ट्रेडिशन, एवरी कल्चर। कभी भी किसी की मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग एटलीस्ट डो नॉट डिसरिस्पेक्ट, मतलब बी न्यूट्रल। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, बी न्यूट्रल। उन्होंने क्या किया, दे डिसरिस्पेक्ट देम, दे हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, उनका मजाक उड़ाया, आउटडेटेड कहा, तो दैट वाज द रॉन्ग थिंग। एंड मिशनरीज ओपन स्कूल्स टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन वेयर द क्रिश्चियन रिलीजन वॉज ऑल्सो टॉट। तो उन्होंने ओपन करे स्कूल्स, इसमें इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करी। तो वही बात हो गई, इंडियंस ने सोचा कि वो क्रिश्चियन बना देंगे सब बच्चों को, सब जनरेशन में जितने भी टीचर्स वगैरह को सबको क्रिश्चियन बना देंगे। द रिलीजन सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर फर्दर हर्ट व्हेन टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय टेम्पल्स एंड मॉस्क। मतलब वही जैसे जजिया था, अकबर ने आई थिंक इम्पोज किया था, और बाकी जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने आई थिंक जजिया इम्पोज कर दिया था, मतलब टैक्स ऑन विजिटिंग एनी टेम्पल माउंट, मतलब टेम्पल वगैरह, मतलब रिलीजियस प्लेस विजिट करने पर। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब एक टैक्स इम्पोज कर दिया था कि अगर आप विजिट करेंगे, टेम्पल में विजिट करें, भले चाहे मॉस्क विजिट करें, लेकिन आपका वहाँ पे टैक्स लगेगा। तो अदर फैक्टर्स थे, तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, पीपल वर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उनका ये कहना था कि जो रेलवे और टेलीग्राफ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जो रेलवे लाइन पूरा बिछाई है, टेलीग्राफ लाइन के वायर्स जो पूरे में बिछाए हैं, उनका मतलब ये था कि वहाँ पे ये ब्रिटिश रूल हमारा हर्ट कर रहा है सेंटिमेंट्स। अगर रेलवे लाइन पे अगर ट्रेन जाएगी तो वहाँ पे एक सीट पे एक बर्थ पे, मतलब इफ़ देयर विल बी साइड बाय साइड बर्थ्स, देन ऑन वन साइड देयर माइट सिट द पीपल of low class, and on the side they might sit the people of higher class, and that particular thing might hurt the people of sentiments of the people of India, because they believe that low class people of lower class belonging to lower class and people belonging to very higher class, बहुत अच्छी फैमिली के पीपल और बहुत मतलब थोड़ी डाउन टू फैमिली के पीपल, दे शुड बी डिस्टिंग्विश, मतलब उन्हें एक साथ नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए सबका उनका। तो ये उनका सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ कि रेलवे में वो लोग एक साथ बैठेंगे बर्ड्स वगैरह में, ट्रेन में, तो वो सेंटिमेंट हर्ट हुआ। और सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स इंडियन नोट दैट रेलवे कंपार्टमेंट टू द हायर एंड लोअर क्लास पीपल, वही लिखा है। और जो अगर टेलीग्राफ लाइन की, उन्होंने सोचा कि टेलीग्राफ पोल्स में जो वायर्स होंगी वो जो पीपल उनका जो ब्रिटिश रूल नहीं मानेंगे उन्हें हैंग कर देंगे, उन्होंने ये सोचा, जबकि इट वाज रॉन्ग। मतलब ऐसा कोई सोचना, मतलब ये तो थोड़ी रॉन्ग ही था कि सोचना कि वो हैंग कर देंगे, बट येस थोड़ा उन्होंने अपोज यहाँ पे गलत किया। और बाकी ये थोड़ा नैरो माइंडेडनेस थी तब के पीपल की, और लेकिन ये सब देख के इंडियंस ऑटोमेटिकली इन्फ्यूरिएट हो गए। और शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, यानी पहले जो गुरुकुल्स वगैरह थे जहाँ पे पंडित पढ़ाते थे, और यहाँ पे मतलब जो मौलवीज, मतलब जहाँ पे जो मॉस्क वगैरह में मौलवीज वगैरह पढ़ाते थे, तो वहाँ पे जो, और वहाँ पीपल सब लोग हिंदूज अपनी लर्निंग सिखाते थे, मुस्लिम्स अपनी लर्निंग सिखाते थे, ओरिएंटल लर्निंग होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सब यूनिफॉर्म हो गया, अब सब में इंग्लिश पढ़ाने चल गए, सब में क्रिश्चियन वाले मतलब बाइबल को इंडियन में मतलब कन्वर्ट करो तो बाइबल भी सिखाना स्टार्ट कर दी, मतलब सब होता था। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब में लिटरेचर, साइंस और अलग अलग टाइप की अलग लैंग्वेज के बारे में पता चलना, अलग अलग देशों के बारे में पता चलना, सब स्टार्ट हो गया। तो वो उन लोगों को, इंडियन पीपल को अच्छा नहीं लगा, एंड दे सॉ इट एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक हिंदू स्टडीज़, एंड पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग दैट द एम ऑफ वेस्टर्न वाज नॉट टू प्रमोट लिटरेचर एंड साइंसेज, जबकि उनका एम तो ये था कि थोड़ा पढ़ाएं बच्चों को अच्छे से, बट लेकिन उन्होंने सोचा कि इंडियन पीपल थॉट कि वो प्रमोट नहीं कर रहे थे लिटरेचर और साइंसेस को, इंस्टेड वो इनकरेज कर रहे थे बच्चों को क्रिश्चियन बनाना, वो चाहते थे कि बच्चों को क्रिश्चियन बनाए, जबकि इंडियंस का ये सोचना थोड़ा यहाँ पे गलत था, थोड़ा नैरो माइंडेडनेस आ गई उनकी यहाँ पे। बाकी आगे नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड द इंग्लिश पीपल बिलीव दैट दे बिलोंग टू रूलिंग क्लास। यहाँ पे इंग्लिश पीपल की गलती थी। इंग्लिश पीपल पहले तो उन्होंने रेलवे कंपार्टमेंट बनाया, सब बना दिया, अब वो सोच रहे हैं कि वो रूलिंग क्लास के सुपीरियर क्लास के, और इंग्लिश पीपल डाउन ट्रोडन है, तो उनके प्रति दे यूज टू शो, इंग्लिश पीपल यूज टू शो एरोगेंस अगेंस्ट दोज इंडियन पीपल and often insulted them, and such acts of unjust discrimination mean such acts of injustice against the Indian people
caused the Indian people to to revolt against the British people and alienated the British from the Indian masses. मतलब British people फिर एक एलियन की तरह, यानी एक अलग लोगों की तरह ट्रीट होने लगे, मतलब कि ये तो बुरे हैं और ये समाज से एकदम अलग हैं, वो घुल मिल नहीं पाए इंडियन मासेस में, इंडियन मासेस उन्हें अलग समझने लगे, एंड दैट्स वाई एंड फिर होल जो उन्होंने करा, जो अच्छी पॉलिसीज़ भी लाए उस पर पानी फिर गया और नेगेटिव पॉलिसीज़ फिर ज़्यादा बनती चली गई, एंड देन ऑटोमेटिकली दैट प्लंग्ड इनटू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So till today we will do till factors, other factors, and then we will start economic causes, और हाँ then फिर economic causes start करेंगे. So thank you, have a nice day. In next video we will start economic causes and military causes. Have a nice day.